हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए डेली एक लेक्चर आ रहा है हिंदी मीडियम के लिए, और इसको इसी तरह जारी रखने के लिए अपने को भी और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये करना है, सो दैट अपन अगला टॉपिक बिल्कुल 12th के बेसिक से स्टार्ट कर पाए और पूरा कंप्लीट करें। तो इसी सीरीज में देखो बच्चे, बिल्कुल आपका सपोर्ट लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हिंदी मीडियम के लिए आप बनाओ पूरा, तो बिल्कुल एक ही चीज है कि सर हमें भी इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर या उनसे आगे जाना है। तो देखो बच्चे, कब जा सकते हो आप? जब आपके पास सही चीजें हो, जब आपके पास उस लेवल का कंटेंट हो। और क्यों पीछे क्यों रह जाते हैं, मैं बता दूं आपको, हिंदी वाले पीछे क्यों रह जाते हैं। क्योंकि जितने भी मोस्टली टीचर्स होते हैं वो IITian होते हैं, तो मोस्टली हिंदी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं रहते। क्या? हाँ, सभी कोचिंग्स का हालत है ये हिंदी में। और मोस्ट ऑफ द टीचर्स हिंदी में जाना ही पसंद नहीं करते, तो उनको भेज दिया जाता है जो अभी भी पढ़ाना शुरू किया, चल तू तो हिंदी वाले को पढ़ा दे। तो ध्यान दें इस बात का। आप किसी भी कोचिंग में हो, ये आपको कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। एक तो हिंदी में कोई जाना नहीं चाहता, और दूसरा फिर ऐसा, मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है कि ये मान लिया जाता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कमजोर हैं इंग्लिश वालों से। और तो ये उनके दिमाग में है, बच्चों के दिमाग में भी यही है, तो फिर वो ही हो जाता है। इसलिए अगर आपको उनकी बराबरी करनी है तो बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकती है। चाहे हाँ, अरे सर वो ऑनलाइन वाले तो सब देते हैं, उसमें भी सेम सिचुएशन है। अगर आप चाहते हैं, और ऑनलाइन ऐसा नहीं होता है कि किसी क्लास को पढ़ा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग दे दी देख लो, उससे उस ऑनलाइन से अच्छा है आप किसी भी ऑफलाइन में चले जाओ, वो तो कभी काम करेगा ही नहीं। तो ये ध्यान दे इस बात का। तो बिल्कुल आज है सारणिक के गुणधर्म, और इसमें मैं बता देता हूं आपको, खुला बता देता हूं एकदम, कि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि सर ये कब लगाना है, क्यों लगाना है, अगर ये वाली और ये वाली तो ऐसे बता दूं मैं। अरे मतलब कभी तो ऐसे मैंने टीचर्स को देखा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका विस्तार करने पे 2 सेकंड में आंसर आ जाता, उसमें प्रॉपर्टी घुसा रहे हैं। और ये कि ऑनलाइन के बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि यार मतलब सोच के ही लगता है जी टीचर, क्या भाई क्या कर रहा है तू, मतलब कर क्या रहे, क्यों प्रॉपर्टी, अरे प्रॉपर्टी क्यों लगाना है प्रॉपर्टी, जब विस्तार करके आराम से आंसर आ जाता है। तो इस गलत फहमी बहुत ज्यादा कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी क्यों लगाना है, कब लगाना है, कैसे फीलिंग आएगा, तो वो चीज चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से देखिए ये वीडियो, और इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से देखिए बच्चे। तो सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आज अपन पढ़ने वाले हैं, और बहुत शानदार चीज याद होना चाहिए। क्या? बिल्कुल याद होना चाहिए, पहले ही बात मैं बता दिया राज, याद होगी तभी तो कुछ लगा पाओगे, अरे तभी तो इसका कोई प्रयोग कर पाओगे। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इसका अप्लीकेशन लगाना है। तो इसलिए याद तो एग्जैक्ट होना चाहिए, और तभी आप सारणिक का अच्छा क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे। तो ध्यान देना। हाँ सर हम ओपन कर लेंगे ना, हम सर विस्तार से ही निकाल लेंगे। तो मैं बता देता हूं, जब पहली बार आप ये पढ़ोगे तब यही बोलोगे विस्तार से निकालेंगे, जब दूसरी बार सारणिक को पढ़ोगे ना तब अरे यार ये तो छोड़ देते हैं, ये वाली फीलिंग आने वाली है। तो ध्यान से सुन लो, ये याद करना पड़ेगा और इसका प्रयोग भी करना पड़ेगा आपको। बिना इसके प्रयोग किए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे IIT एडवांस का, ध्यान दें ये बात। तो इसलिए पहला प्रॉपर्टी, यदि सभी पंक्तियों, क्या बोला है, यदि सभी पंक्तियों तथा सभी स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये चीज अपन पढ़ चुके हैं कि सभी पंक्तियां और सभी स्तंभ बदलते हैं, तो वो क्या होता है, परिवर्त आव्यूह है, परिवर्त आव्यूह है। तो मतलब वो ध्यान देना। तो इसलिए देखिए बच्चे, ये एक सारणिक था मेरे पास, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें मैंने क्या करा, सभी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दिया। मतलब ये वाली पंक्ति थी, इसको ये स्तंभ बना दिया, ये वाली पंक्ति इसको ये स्तंभ, ये वाली पंक्ति इसको ये स्तंभ। तो ये इसका परिवर्त हो गया, क्या ट्रांसपोज हो गया क्या। तो सारणिक में भी वो चीजें तो सेम ही है कि इसका ट्रांसपोज लेने पे ही आ गया। तो ये कह क्या रहा है, कह ये रहा कि इसका और इसका मान समान आएगा, कि अगर आपने इसकी पंक्तियां और स्तंभ आपस में बदल दिए हैं तो भी इसका मान और इसका मान समान आएगा। क्यों आएगा, तो उसका लॉजिक देखिए बच्चे।
इसका प्रूफ बता देता हूं। इसको तो आप खोल दो इसके सापेक्ष, इस LHS का इस R1 पहली पंक्ति के सापेक्ष आप क्या कर दो, विस्तार कर दो। तो इसका जो मान आएगा और इसका विस्तार कर दो इसके सापेक्ष। और ये अपनी बात पिछले क्लास में हो चुकी है कि सारणिक का किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष आप विस्तार कर सकते हैं। तो इसका विस्तार करिए इसके सापेक्ष और इसका विस्तार करिए इसके सापेक्ष, तो इसका और इसका बराबर मान आपको दिखेगा। देखिए मैं लिख के बता देता हूं, ये A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2, ये आया माइनस B1 इंटू इसको जाने दो, इसको जाने दो, A2C3 माइनस A3C2 आ गया, प्लस C1 इंटू ये जाने दो, A2B3 माइनस A3B2 आ गया। ये आ गया LHS का मान, LHS का मान ये आ गया। अगर आप गौर से देखोगे और इसका विस्तार कर रहे हो, RHS का विस्तार कर रहे हो, तो देख बच्चे क्या आएगा, इसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो A1 इंटू इसको जाने दो, ये क्या B2C3 माइनस, तो B2C3 माइनस B3C2, फिर इसके सापेक्ष तो माइनस B1 आएगा, इसको जाने दो A2C3 माइनस A3C2, देखो A3C2 प्लस C1 इस वाली के सापेक्ष, तो ये गया तो A2B3 माइनस A3B2, देख लो एग्जैक्ट सेम ही आएगा। ये LHS या RHS एकदम मिला लो, समझ रहे हो। तो मतलब अगर सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों को बदल दें आपस में, या क्या है कि एक का अवयव है, एक का डिटरमिनेंट वैल्यू सारणिक मान और a की पावर t का सारणिक मान क्या बराबर आएगा, तो सारणिक तथा उसके परिवर्त सारणिक का मान बराबर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रहे, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। कहने की बात ये है कि ये दोनों कैसे होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। और अब कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि सर आप सारणिक और अवयव हो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को सर एक साथ क्यों करा रहे हैं आप, तो वो इसी का लॉजिक। देखो मैं सारणिक पहले कराता तो मैं ये चीज कैसे समझाता आपको कि इसका परिवर्त होता है, तो इसलिए ये ऐसे मिक्स किया गया है कि सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा रिजल्ट अपने को मिले। तो देखिए बच्चे दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा है यदि किसी भी दो पंक्तियों, देखिए पहले ये छोड़ दो एक बार, यदि किसी भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दें तो सारणिक का मान समान रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर आपके पास एक सारणिक है, उसकी दो पंक्तियों को आप बदल देते हैं आपस में, तो मान समान रहेगा पर चिन्ह बदल जाएगा। कहने का क्या मतलब है, देखिए बच्चे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ है, इसको और इसको बदला है मैंने, इस पंक्ति और इस पंक्ति को बदला है। तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ। इस पंक्ति को मैं ऊपर ले गया, इस पंक्ति को मैं नीचे ले आया, इसको ऊपर इसको नीचे, तो क्या होगा, इसका जो मान था, जैसे मान लो इसका मान डेल्टा है, तो इसका मान क्या आएगा, फिर ये इसके बराबर, तो इसका एक माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस ऑफ इसका मान आएगा माइनस डेल्टा। तो ये देखो डेल्टा और ये डेल्टा बराबर हो गया। तो ध्यान रखना, अगर ये इसका मान कुछ है, डेल्टा है, तो अगर आप इसमें ये पंक्तियां बदल देते हो तो ये बराबर होगा कि ये, अब इसका मान आएगा माइनस डेल्टा, इसलिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। या फिर आप देखो भैया स्तंभों को भी बदल दो तो भी वही बात होती है, पंक्तियों को बदलो या स्तंभों को बदलो। देखिए बच्चे इसमें अगर अपन ये स्तंभ और ये स्तंभ बदल दें तो भी क्या होगा, सेम रहेगा। देखिए बच्चे ये वाला स्तंभ A1 A2 A3 मैं यहां ले आया और ये C1 C2 C3 इसको यहां बदल दिया, तो इसके भी बाहर एक माइनस आ जाएगा, कि मतलब इसका मान क्या आएगा, माइनस डेल्टा। माइनस तो एक पहले से है और ये माइनस डेल्टा, तो मतलब कुल मिला के ये डेल्टा ही आ जाएगा, ये भी डेल्टा ही और ये भी डेल्टा। तो अब यहां पे छोटा सा एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ध्यान दे, कंफ्यूजन हो जाता है, छोटा सा ध्यान दे। तो मतलब क्या है कि जब अपन किसी सारणिक में दो पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है अगर दो पंक्तियों को आप आपस में बदल रहे हो तो वहां पे एक माइनस बाहर आ जाता है, माइनस अपने को एक लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका मान बदल चुका है। इसलिए ऐसे ही ये सारणिक है, इसमें दो स्तंभों को आपस में बदल रहे हो तो एक माइनस बाहर आ जाएगा।
तो ये इसका मतलब है। अब कि भैया इसका प्रूफ क्या है सर, तो इसका प्रूफ ये है कि विस्तार कर लो आप और देख लो, विस्तार करो और अपने आप देखो, समझ में आ जाएगा। इसका विस्तार करो, इसका विस्तार करो, ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली बात यह है, अगर आप किसी भी सारणी की दो पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं, दो पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं, किन्हीं भी दो पंक्तियों को, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा बेसिकली। या किन्हीं भी दो स्तंभों को बदल देते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। ध्यान दे, बस इतना सा है। इसमें दो पंक्तियां बदली तो माइनस बाहर आ गया, इसमें ये दो स्तंभ बदले तो माइनस बाहर आ गया। दैट्स ऑल। क्लियर है क्या? इसमें ये पंक्तियां बदली है और इससे ये स्तंभ बदले, यहां से यहां क्या है, स्तंभ का बदला, मतलब स्तंभ आपने बदल दिए। क्लियर है क्या? स्तंभ बदलो तो माइनस बाहर आ जाता है, कोई भी दो स्तंभ बदलो तो माइनस बाहर आ जाता है, कोई भी दो पंक्तियां बदलो तो माइनस बाहर आ जाता है। दैट्स ऑल। मतलब कि पंक्तियां, कोई भी दो पंक्ति बदलोगे तो उसमें एक माइनस बाहर आ जाए। क्लियर है क्या बात? तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये भी काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट रूल है। हाँ 3, ये बहुत आसान है और इसको ही बच्चे पहले याद करते थे। यदि किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होगा। अगर किसी भी पंक्ति के सभी अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? इसके सापेक्ष ही खोल दो ना, इसके सापेक्ष खोलो तो 0 इंटू जो भी आएगा माइनस 0 इंटू जो भी आएगा, इसके सापेक्ष प्रसार कर दो 0 गुणा दिस, तो ये पूरा 0 बना देगा। इस 0 ये 0 प्लस ये लास्ट वाला 0 इंटू समथिंग, तो इसका मान देखो बच्चे कितना आएगा, 0 आएगा क्या? तो अगर किसी सारणी के एक पंक्ति, यदि किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान 0 होगा। अब जहां यहां पंक्ति लिखा वहां स्तंभ होता तो भी काम सेम होता। अगर किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते तो भी इसका मान शून्य होता। क्या बात क्लियर है? ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा बिल्कुल। आगे, और ये जो है ये बहुत ही सुंदर चीज है बच्चे, और उससे जो पिछले वाला था वो तो यूज करते करते उससे ज्यादा यूज ये होएगा। और ये बहुत सिंपल और सुंदर चीज है। देखो बच्चे, यदि किसी भी दो पंक्तियों के सभी अवयव समान है या समानुपाती है, देख बच्चे, अगर यदि किसी भी दो पंक्तियों के सभी अवयव समान या समानुपाती है तो सारणी का मान 0 होगा। देख बच्चे, ये और ये समपाती हो गई या समानुपाती हो गई या? अरे भाई, ये और ये दोनों पंक्तियां समानुपाती हो गई क्या? ये और ये दोनों पंक्तियां क्या है, समानुपाती। एक ही अनुपात, इनका अनुपात सेम आ रहा है ना? अरे जानते हैं ना ये तो यार, कि अरे भाई इसका और इसका अनुपात सेम आ गया तो इसका मान 0 होगा। कैसे 0 होगा? तो इसका प्रूफ करना है तो R3 के सापेक्ष विस्तार करें तथा देखें। तो R3 के सापेक्ष विस्तार करें, R3 के सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष विस्तार करोगे तो सबसे जल्दी दिखेगा। देखो कैसे, A3 गुणा ये गया, तो ये है KB1C1, ये आ गया माइनस KB1C1। देखो ये 0 आ गया, और ऐसे ही माइनस B3 इंटू ये जो भी आएगा प्लस C3 इंटू ये जो भी आएगा। तो देख बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये और ये कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वाला 0, और ऐसे ही ये 0 आ जाएगा, और ऐसे ही ये 0, तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर दो पंक्तियों के अवयव समान हो या समानुपाती हो तो उसका मान 0 होगा। यदि किसी भी दो पंक्तियों के अवयव समान या समानुपाती, ये इसके समानुपाती, ये इसके, तो ऐसा है तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। समान या समानुपाती, याद कौन सा नहीं रहता है बच्चों को? ये अगर समानुपाती है, कहने का मतलब है ऐसी कोई सारणी है, जैसे यहां 1 3 5 थे और इसको 2 से गुणा करके यहां लिख दिया। अगर यहां 1 3 5 लिखा और यहां पे तो कुछ भी लिख दो, 3 2 7 6 कुछ भी लिख दो, तो देखो ये दोनों पंक्तियां समान हो गई क्या? तो इसका मान 0 होना ही होना है। इसका मान 0, दोनों ही पंक्तियां समान हो गई तो इसका मान 0 होना ही होना है। या फिर मैं यहां पे ऐसा लिख देता बच्चे कि इसका दुगुना यहाँ 2, इसका दुगुना यहाँ 6, इसका दुगुना यहाँ 10, तो भी मान कितना होता? 0। मतलब ये और ये क्या है? समानुपाती है, तो इसका मान 0 होगा। तो दो पंक्तियां समान हो जाए या समानुपाती हो जाए, उसका मान 0 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ, अब आते हैं 5 नंबर पे। किसी पंक्ति या स्तंभ में
से किसी भी अशून्य संख्या को कॉमन ले सकते हैं। क्या बोला? किसी पंक्ति या स्तंभ में से किसी भी अशून्य संख्या को कॉमन ले सकते हैं। पहली बात, जैसे इसमें देखो के है, इसमें के, तो इसमें से के को अपन क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। क्या बोला? इस पंक्ति में के है, सभी में के है, तो इस के को कॉमन लिया जा सकता है, इस के को कॉमन लिया जा सकता है। यहां तक क्लियर है क्या? ऐसे ही इसमें के है तो इसमें से भी के को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा। देखो अगर यहां से आप देख रहे हो तो मैंने इसमें से के को कॉमन लिया तो ये आ गया। अगर यहां से आप देख रहे हो तो इसमें से मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया। तो मतलब किसी पंक्ति या स्तंभ में से किसी भी अशून्य संख्या को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें इस पंक्ति में के है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, या इसमें से के को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाए। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है बच्चे, अर्थात सारणिक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए, सारणिक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को उस संख्या से गुणा करें। देखिए ये चीज जो अपना अवयव है था, मैट्रिक्स था, उसमें अलग थी। मैट्रिक्स में क्या था बच्चे? अगर किसी के से इसको गुणा करना होता था तो ये के सभी में गुणा हो जाता था क्या? पर इसमें क्या है बच्चे? इसमें क्या है? देखिए बच्चे, इसमें अगर इसको के से गुणा करना है तो किसी भी एक पंक्ति को गुणा कर दो के से, या किसी भी एक स्तंभ को गुणा कर दो के से। भाई इसमें इस स्तंभ में के गुणा कर सकते हो, इसमें। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे। अगर कॉमन लेने वाला तो समझ में आ गया ना, कि अगर किसी भी पंक्ति में से किसी भी अशून्य संख्या को कॉमन ले सकते हैं। इसमें के था, के कॉमन ले सकते हैं, इसमें के था, के कॉमन ले सकते हैं। अब बात आ रही है गुणा करने वाली की। अर्थात इसी को दूसरे तरीके से समझे, सारणिक को किसी भी संख्या से गुणा करने के लिए किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को उस संख्या से गुणा करें। जैसे देखो ये सारणिक है, इसको मुझे के से गुणा करना है, तो क्या करूंगा मैं? इस के को किसी भी एक पंक्ति के सभी अवयवों में गुणा कर दूंगा, या इसके को मैं किसी भी एक स्तंभ के अवयवों को कैसे गुणा कर दूंगा। तो ये है गुणा करने में। अब यहां सारणिक और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैट्रिक्स में क्या होता था? मैट्रिक्स में गुणा में क्या होता था? सभी अवयव गुणा होते थे, सभी अवयव गुणा, याद है ना? सभी अवयव गुणा होते थे, और मैट्रिक्स में सभी अवयव गुणा होते थे। यहां पे क्या है? और डिटरमिनेंट जो आपका है उसमें क्या है? एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बच्चे। एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव यहां पे गुणा होंगे, और इसमें सभी अवयव गुणा होते थे। किसी संख्या के से इसको गुणा करना है तो एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को के से गुणा कर दो और बात समझ आ जाएगी। तो अब देखो इसका प्रूफ क्या है? के रखने वाली पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करें तथा देखें। जैसे इसमें इसके सापेक्ष विस्तार कर लो तो समझ जाओगे, इसमें किसी के सापेक्ष विस्तार कर लो तो विस्तार करके देख सकते हो। प्रूफ तो आप कर ही सकते हो, कोई पंगा नहीं है, सीधा विस्तार करो समझ जाओगे। तो प्रूफ का पंगा नहीं है मुझे, ये याद कैसे रहेगा इसका पंगा है मुझे। तो याद कैसे रहेगा? कॉमन लेना और गुणा करना, मतलब ये समझो थोड़ा सा कि एक पंक्ति या एक ही स्तंभ के अवयवों को गुणा करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए। हाँ, यदि ये बराबर ये है तो x का मान क्या होगा? तो मतलब यहां से यहां कैसे आए, यहां से यहां कैसे आए? तो मतलब देखो इसमें से k कॉमन लिया होगा, तो इसमें से k कॉमन लिया तो एक k कॉमन आ गया, एक k कॉमन आ गया। अब इसमें से भी एक k कॉमन लिया होगा तो एक k पहले कॉमन आया, अब एक k इसमें से भी कॉमन निकालना पड़ेगा तो एक k, फिर एक, तो ये आ गया a2। देखो भाई पंक्ति से इससे कॉमन लिया तो एक के, इससे कॉमन लिया तो एक और क्या आ गया, इससे कॉमन लिया तो एक और क्या आ जाएगा, तो a3 b3 c3। क्लियर है क्या? इक्वल टू ये। तो अब देख लो बच्चे, अब देख लो, कुल मिला के देख लो ना क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया? अब बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, देखो x का मान क्या आ गया? के। तो x बराबर के गुणा के का क्यूब आ गएगा, तो ये आ गया। बस अपने को तुलना करके बताना है कि x का मान क्या आ रहा है, मतलब यहां क्या आएगा? के का क्यूब आएगा, के का क्या आएगा? क्यूब आएगा।
तो ये बस इसका कंपेयर कर दो। ऐसे कि सर इसका मान 0 हो गया तो ऐसे नहीं, बस जो छोटा सा सिखाया उसका एप्लीकेशन सीख रहे हो, बाकी ये चीजें भी आ जाएंगी आराम से। तो देख बच्चे क्या हुआ, क्या बोला मैंने, इसमें से के कॉमन लिया तो के 1 2 और 3 के आएंगे। अगर यहीं पे ऐसे होता, अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता a बराबर ये के a1 के a2 के a3 वाला ऐसा होता कि, अरे यार चलो मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूं। इसी की जगह अगर क्वेश्चन ये होता, इसी की जगह अगर क्वेश्चन ये होता कि के a1 के b1 के b1 के c1 के a2 के a3 के a2 के b2 के c3 के a3 के b3 के c3 इक्वल टू x टाइम्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो बताओ x का मान क्या आता। तो इस बार ध्यान रखना केवल एक ही k कॉमन आए, तो इस बार x का मान क्या आता, k आता। क्यों, क्योंकि सारणिक के सभी अवयवों में अगर k है तो उसको कॉमन ले सकते। मतलब पता ना, सारणिक को अगर यहां x से गुणा करना है तो सभी अवयवों में x गुणा हो जाएगा। तो सारणिक अगर ये होता, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स अगर ये होता, अरे अवयव है अगर ये होता तो यहां x का मान क्या आता, क्या आता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सारणिक और अवयव में, कि गुणा कॉमन लेने वाला और ये गुणा करने वाली बात। अगर अवयव में गुणा करना है तो सभी अवयव गुणा होंगे कैसे, और सारणिक में करना है तो एक ही बात। तो इसलिए x बराबर k और यहाँ। तो क्या बात क्लियर है। हाँ, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT एडवांस ने पूछा था, तो बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी में आएंगे। तो कोशिश करो बच्चे इसका आप निकाल पाओ। P एक है AIJ और Q है BIJ और B ये है कुछ कुछ और ऐसा दिया है और ये दिया है। तो बताओ बच्चे, मतलब P का डिटरमिनेंट, P का सारणिक 2 है, तो P मतलब क्या हुआ, मतलब इसने दिया P का सारणिक बराबर 2, और P क्या हो गया बच्चे, P क्या हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो इसका मान अपने को 2 दिया है, और अपने को किसका मान, आयु है Q का सारणिक। Q क्या है, Q ये है। तो अब देखिए बच्चे Q का निकालने के लिए, तो Q का क्या है, Q देखिए बच्चे, Q ये है, अवयव है, देखो अवयव तथा Q ये भी एक अवयव है दिया गया, तो अवयव दिया गया तो B11। देखो P का सारणिक मान ये है Q, अवयव जो है B11 B12 B13 और B21 B22 B23 B31 B32 और B33, ये है Q, ये है Q ये है। तो इसका सारणिक मान निकालना, इसका सारणिक मान निकालना, तो पहले तो Q का मान डालते हैं अपन। Q का मान क्या है, तो देखो बच्चे Q, अब Q का सारणिक निकालना है, मतलब Q का सारणिक अपने को चाहिए, तो इसको अपन क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब इसका मान अपने को चाहिए, बेसिकली इसका मान चाहिए। Q का सारणिक मान चाहिए तो ये चाहिए अपने को, तो ये चाहिए, तो बताओ बच्चे क्या करेंगे, ये चाहिए तो इसका मान डालो। अब इसका मान B11 का मान यहां से आएगा, तो B11 का मान कितना आएगा बच्चे बताओ, B11 का मान, तो यहाँ 1 डालो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a⁻2 1 + 1 2 इंटू A11। देख ला बच्चे B11 का मान कैसे लाएंगे, यहाँ पे 1 और ये 1 डाल दो, तो ये 1 + 1 2 और ये आ जाएगा। और B12 का मान, 12 का मान चाहिए तो 2³ A12, और इसके बाद चाहिए तो इसका 13, तो 2⁴ इंटू A13। बेसिकली समझ आ रहा होगा, सीधा सीधा मान डालते जाओ, आंसर आता जाएगा B21। 21 का मान चाहिए तो बताओ, 2³ A21 और ये 2⁴ A22 और ये 2⁵ A23, और ये आ जाएगा 2 देखिए कितना इसका मान, तो 2⁴ A31 2⁵ A32 और 2⁶ A33, ये चाहिए। इसका मान अपने को निकालना, इसका मान अपने को निकालना है, तो इसका मान निकालना है तो बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, देखो बच्चे, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, इसमें से 2 का क्यूब, इसमें से 2⁴
क्या यहां से 2 का स्क्वायर, यहां से 2 का क्यूब, यहां से 2 का, तो यहां से 2 का स्क्वायर बाहर लिया, यहां से 2 का स्क्वायर बाहर लेते ही यहां क्या बचेगा, देखो a11, यहां पे 2 इंटू a12, यहां पे क्या बचेगा 2 स्क्वायर इंटू a13। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, यहां से मैंने 2 का स्क्वायर बाहर लिया था, 2 का स्क्वायर। अब मैं यहां से 2 का क्यूब बाहर ले रहा हूं, 2 का क्यूब बाहर ले रहा हूं, तो a21, यहां पे क्या 2a22, और यहां क्या 2 की पावर 2a23। अरे भाई आता ना इधर, हाँ यहां से 2 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 4 कॉमन लेने के बाद a31, 2 इंटू a32, 2 का स्क्वायर इंटू a3, ये आया। अब देखो बच्चे यहां से 1 2 बाहर और आ जाएगा, यहां से 1 2 बाहर और आ जाएगा, यहां से 1 2 बाहर और आ जाएगा, और यहां से 1 2 का स्क्वायर बाहर। तो ये क्या बचेगा, ये क्या होएगा, देखो 2 का पावर ये कितना आ गया, 2 की पावर 9 तो आ गया है, और 1 2 बाहर आएगा इससे, तो ये a11 तो ये था, a21 था, a31 था, अब a21 हो गया, ये सॉरी 12, a12, a13, a22 और a32, तो 1 2 बाहर आ गया। फिर इसमें से क्या बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर, तो 1 2 का स्क्वायर और बाहर आएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर एक और बाहर आएगा, तो ये बनेगा a13, a23 और a33। तो ये देखो 2 की पावर कितना आ गया, 9 और 10, 10 2 12, 2 की पावर 12 इंटू ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी है। देखिए बच्चे ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी का मान कितना है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3। तो ये इसका आंसर आएगा बच्चे, ये इसका आंसर है। तो देखो अब मैंने तो यहाँ पे डिटेल में बताया, पर आप यहीं से शायद सारा कुछ कर सकते थे, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, फिर एक यहाँ से 2 और, तो 1 2 कॉमन, यहाँ से 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, तो यहीं पे कर सकते थे, पर मैंने एकदम एग्जैक्टली बता दिया ये क्यू था, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए था, तो सबका मान पुट कर दिया वहां से, और उसके बाद में कोशिश करते करते, तो इसलिए कॉमन ले लिया कि आ जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज ये आई हुई है बच्चे, कि कैसे अपने को सारणिक से कॉमन निकालना है। तो देख लो कि इसका मान पता था, इसलिए अपने यहां से ये जितने भी 2 2 थे उनको हटा दिया, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ये देखिए बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 6, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है यदि किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव, ध्यान से देखिए, यदि किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग है, कितने 2 पदों का योग है, तो उस सारणिक को 2 सारणिक के योग के रूप में व्यक्त करा जा सकता है। यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग है, तो उस सारणिक को 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये वाला देखो, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें 2 पद, इसमें 2 पद, इसमें 2 पद, तो इसको क्या कर सकते हैं। और यहां सेम, यहां देखिए बच्चे, यहां एक, तो ये पार्ट तो सेम रहेगा सब जगह, ये पार्ट तो सेम रहेगा सब जगह, और इसको तोड़ देंगे। ध्यान दे, केवल एक ही पंक्ति है जिसमें 2 2 है, तो ये पार्ट तीनों में सेम रहेगा, और इसको तोड़ देंगे, a1 a2 a3 इसमें लिख देंगे, k1 k2 k3 इसमें लिख देंगे। तो ऐसा सारणिक है, तो इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है 2 सारणिक में। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें देखो ये पार्ट सेम रहेगा तीनों में, और इसमें अगर 2 अवयव है तो इसको एक में ए लिख देंगे, एक में ए लिख देंगे। क्लियर है क्या? अब प्रूफ कैसे करेंगे इसका, तो सभी को C1 के सापेक्ष विस्तार करें था, देखिए C1 के सापेक्ष विस्तार कर लेना बच्चों, C1 ये वाले कॉलम के सापेक्ष विस्तार करें, और देखें अपने आप ही सेम आ जाएगा। इसको इसके सापेक्ष विस्तार कर लेना, इसको भी इसके सापेक्ष, और इसको भी इसके सापेक्ष, तो ये अपने आप ही दिख जाएगा कि सेम ही है, सेम ही है। C1 के सापेक्ष विस्तार करें था, देखें। क्लियर है बात? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि एक पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव है वो 2 के योग के रूप में है, तो इनको 2 अलग अलग सारणिक बना सकते हैं। आगे चलिए, ये तो लाजवाब चीज है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी को लगाने में आती है, और इसको एक बार सही तरीके से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्या बोल रहा है, किसी पंक्ति के सभी अवयवों में, किसी पंक्ति के सभी अवयवों में
किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों का अक्षर गुणन जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण, जैसे ये ज्यादा समझ नहीं आएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं समझ पाओगे ना, समझ के मतलब बहुत बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक एक चीज नाप तोल के लिखी हुई है, पर एक बार आप इधर देखोगे तो शायद ज्यादा बेटर समझ आएगा। R1 मतलब R1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, मतलब R1 की जगह यहां R1 रहना जरूरी है। R1 है तो R1 रहना जरूरी है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस कर दो आप दूसरी पंक्ति का। R1 मतलब पहली पंक्ति की जगह अपन ये लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ऐसे ही R1 की जगह आप क्या रख सकते हो, R1 है तो यहां R1 रहेगा प्लस KR2 मतलब दूसरी पंक्ति का कुछ भी उसमें जोड़ दो। या ऐसा भी कर सकते हो, R1 की जगह देखो R1 तो रहेगा, इसमें प्लस R2 कर दो, माइनस 2R3 कर दो, तो ऐसा भी कुछ हो जाएगा। या C1 की जगह आप C1 माइनस C2 कर सकते हो, या आप C2 की जगह C2 माइनस C1 कर सकते हो, C2 माइनस C1 कर सकते हो। बेसिकली क्या है, R1 की जगह आप R1 तो रखना पड़ेगा, K1 R2 प्लस K1 R2 प्लस K2 R3, ये कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये दोनों पंक्तियां कोई भी मल्टीपल इसमें जोड़ सकते हो, पर ध्यान रखना अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 रहना चाहिए, R1 है तो R1 रहना चाहिए। उसके बाद में तुम बाकी दो पंक्तियां उनका कुछ भी जोड़ो घटाओ, कुछ भी जोड़ो घटाओ, क्लियर है क्या? तो ये ध्यान देना। ऐसे ही C3 है तो यहां C3 ही रहना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, प्लस K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2। ध्यान दे ऐसे, मतलब ऐसे ऑपरेशंस अगर आप लगाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ऑपरेशंस आप लगाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। R1 की जगह R1 रखा, और ये होता क्या है, अरे सर ये क्या बकवास कर रहे हो? तो देखो बच्चे, अपन चलो दो ऑपरेशन लगा के देखते हैं। ये ऑपरेशन लगाते हैं, ये ऑपरेशन क्या है बच्चे, इस वाले में क्या करना है, R1 की जगह R1 माइनस R2 करना है। R1 कौन सा हुआ, ये R1 हुआ ना, अरे रो 1, ये रो 2, ये रो 3। तो अपने को क्या करना है बच्चे, R1 की जगह देखो, R1 की जगह क्या करना है, R1 माइनस R2, मतलब इस R1 की जगह पे क्या करना है, R1 माइनस R2। तो देखो बच्चे, इस अवयव में से ये माइनस, तो A1 माइनस A2, देखो इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेना कि R1 की जगह पे रिप्लेस करना क्या है, R1 माइनस R2, मतलब इस वाली की जगह पे अपन क्या लिखने जा रहे हैं, R1 माइनस R2, मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ और यहां लिख दो। समझ में आया? और आगे अपन करने जा रहे हैं, आगे ये ऑपरेशन, इसमें क्या करने जा रहे हैं, C1 की जगह पे C1 प्लस KC2। तो मतलब क्या है, C1 ये है क्या बच्चे, ये C2 है क्या, ये C3 है क्या? तो C1 की जगह क्या करने जा रहे हैं, C1 प्लस KC2। तो देखिए, इसको C1 ये तो लेना पड़ेगा, A1 A2 A3, इसमें जोड़ना है KC2, इसको K से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो A1 प्लस KB1 A2 प्लस KB2 A2। समझ में आ रहा है? तो मतलब C1 की जगह पे क्या करना है, C1 प्लस KC2, मतलब इसकी जगह पे क्या रखना है, C1 में C2 को जोड़ना है K से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन कैसे लगते हैं या कौन कौन से लगा सकते हैं वो बात बताइए मैंने। R1 की जगह कुछ भी रख सकते हो, यहां R1, C3 की जगह कुछ भी रख सकते हो, यहां C3। तो ये बात होती है। अब ये बहुत अच्छे से देखा है ना कि कैसा ये चलता है चीजें। अब अभी एक छोटा सा और भी दिमाग में आ रहा है, पर वो नहीं बताऊंगा मैं अभी, बस इसको लगाना सीख लो कि ऐसे ऑब्जर्वेशन ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ये दो लगा के दिखाएं। ये थोड़ा देखो, कोशिश करो, ये इधर लगाया है और ये इधर लगाया है, तो कोशिश करो इनको देखने की। और बहुत से ऐसे ऑपरेशंस अपने को लगाने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा इसी का जरूरत है शायद, है ना। तो अब ये तो बात हुई, अब इस गुणधर्म का प्रयोग कहां करें, मतलब इसका प्रयोग कहां करेंगे, और इनफेक्ट इन गुणधर्मों का यूज कहां करें। तो इन गुणधर्मों का यूज वहां करेंगे जब सीधा विस्तार करने पे कठिन हो रहा हो। अरे सीधा विस्तार कर रहे हो तो लंबा सा जा रहा है, तो इन गुणधर्मों का प्रयोग अपन करेंगे। और ये खासकर बहुत अच्छा है, बस इसको मैं 2 स्टेप में समझाऊंगा आज।
मैं केवल ये बताया हूं कि कैसे कैसे आप लगा सकते हो। इसको पढ़ो, अच्छा इसकी जगह ये भी रख सकते हैं, इसकी जगह ये भी रख सकते हैं, और अगले क्लास में भी अपन काफी एग्जांपल्स लेंगे और आज भी लेंगे। तो एक एग्जांपल तो वही लेते हैं बच्चे जो पहले लिया था कि इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, इसका मान निकाल के बताओ तुम मुझे। और पहले मैंने दिया था तो बताओ इसका मान ऐसे यार सीधा निकालेंगे तो गंदा सा मान आएगा क्या? सीधा निकालेंगे तो गंदा सा मान आएगा। इसलिए अपन बहुत अच्छा तरीका, पहला मेथड देखो, सोचना सिखाता हूं। अगर आपने कुछ कर दिया ऐसा कि C2 की जगह पे, C2 की जगह पे रख दो C2 माइनस C1 प्लस C2, C1 प्लस C3/2। अगर ये कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ध्यान दे बच्चे, ये तो सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, ये दो तो सेम रहेंगे, इनमें तो कोई बदलाव है नहीं। अब करना है आपको क्या, C2 की जगह C1 प्लस C2/2 को माइनस करना है। जैसे इस एलिमेंट में क्या करना है, इस एलिमेंट 42 की जगह क्या करना है, 42 माइनस 40 प्लस 44 डिवाइड बाई 2, इसको माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस करना है तो ये देख कितना है, 42 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 42, तो 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। ऐसे ही इस 43 की जगह क्या लिखोगे, 43 माइनस 41 प्लस 45/2, 41 प्लस 45/2, तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी 0 आ गया। और ऐसे ही यहां पे इस 44 की जगह पे क्या लिखना है, दिस माइनस दिस प्लस दिस/2, तो ये भी 0। अब देखो बच्चे, इसके पूरे ही अवयव 0 आ गए क्या, इसके पूरे ही अवयव 0 आ गए, तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो मतलब ये ऑपरेशन मैंने लगाया, पर ये आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा, और इनफेक्ट अभी तो नहीं आ रहा होगा। तो ये कैसे कर डाला सर ने। और देखो इसको, अरे एक ही स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो इसका मान तो 0 होगा, पर ये सर के दिमाग में कहां से आ गया। तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं आएगा, पर थोड़ा देखोगे तो समझ जाओगे। जो अपने दिमाग में आ सकता है वो क्या आ सकता है कि सर ये बड़े बड़े संख्याएं, ये बड़ी बड़ी संख्याएं, इनको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये अपने दिमाग में आ सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे C2 की जगह C2 माइनस C1, ये लगाते हैं C2 की जगह, मतलब इसको छोटा बना लेते हैं। तो ये 40, 41 और 42 ये सेम रखा मैंने। इसकी जगह मैंने क्या करा, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो ये आया 2, ये आया कितना 2, और ये कितना आया 2। तो ये छोटे बन गए, देखो छोटी संख्याएं बन गई, क्या छोटी संख्याएं बन गई। और ऐसे ही अब मैं एक और करता हूं, C3 वाले को भी छोटा बना लेते हैं। C3 की जगह करो C3 माइनस C1, C3 की जगह भी क्या करो C3 माइनस C1 कर दो। C3 माइनस C1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 4, यहां से भी क्या 4, यहां से भी क्या 4, तो यार अब इसका मान 0 है। कैसे 0 है तुम बताओ मेरे को सोच के। तो देखो ये और ये समानुपाती है, ये और ये समानुपाती है, इसलिए इसका मान 0 है। तो ऐसा आप कर सकते थे, ये शायद सोच भी सकते थे कैसे कि सर इधर बड़े बड़े अवयव हैं, वही तो अपने को दिक्कत कर रहे हैं, तो उनको छोटा बना दो। तो इसलिए आप ये कर सकते थे कि ये और ये। अरे ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यार इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 4 कॉमन ले लो। भाई यहां समझ में नहीं आया तो यहां देख लो यार, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन ले लो। ये तो 40, 41, 42 सेम है, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 1 1 1, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो ये भी आ जाएगा 1 1 1। तो अब देखो दो स्तंभ ही समान आ गए क्या, 2 स्तंभ ही समान आ गए, तो इसका मान 0। ये समानुपाती थे, ये समान है, इसलिए 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर ये हमारे दिमाग में कब आएगा, तो ये वीडियो, अगला वीडियो और उससे अगला वीडियो, ये 3 वीडियो है, गौर से देख लेना बच्चे, सब क्लियर हो जाएगा। और नहीं देखा तो तुम 10 बार पढ़ोगे, कुछ नहीं होना। हाँ ये वाला क्वेश्चन अब आप सोचिए, बहुत अच्छे से सोचिए, 5-10 मिनट इसका मान निकालना कैसे निकालूंगा, और मैं बता देता हूं शॉर्टेस्ट वे, है ना। तो मैं इसको बता रहा हूं, पहले कर लो, ये बड़े बड़े नंबर हैं, इनको छोटा करना है। तो C3 की जगह करो, पर क्या करो, C3 की जगह C3 तो रहेगा ही, माइनस देखो ये इसके 100 टाइम के इक्वल है, तो -100 टाइम C1। थोड़ा और छोटा करते हैं, -C2 भी कर दो। तो C3 की जगह ये करना है, तो ये 2 3 4 है, 2 3 4 है, यहां तो 5 9 2 है,
और यहां क्या हो जाएगा, C3 माइनस 100 टाइम्स C1 माइनस C2, तो मतलब 206 माइनस, इसमें इसकी जगह क्या हो रहा होगा, 206 माइनस 100 इंटू 2 माइनस C2 मतलब 5, तो ये कितना हो रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 206 माइनस 200, तो ये एक आ गया, तो इसका वैल्यू एक आ गया। ऐसे ही इसमें क्या हो रहा होगा, इसके लिए क्या हो रहा होगा 309 माइनस, देखो C3 माइनस 100 इंटू C1 का ये एलिमेंट 3 माइनस 9 कितना आ रहा है 0, तो ये 0। ऐसे ही इसकी जगह करोगे तो 0 आ जाएगा। अब अगर इसका आंसर निकालना है, तो बताओ सबसे बेस्ट में क्या है कि इसके सापेक्ष खोल दो, इसके सापेक्ष इसका प्रसार करोगे तो सबसे जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि इसमें 2 जीरो है। अगर आप इसके सापेक्ष करोगे तो लंबा जाएगा, इसके सापेक्ष ही प्रसार कर दो तो 1 गुणा प्लस माइनस प्लस, तो 1 गुणा ये देखिए ये माइनस है, तो 3 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 9, क्लियर है। इसके सापेक्ष ही प्रसार करेंगे तो क्या आएगा 1 गुणा दिस माइनस दिस, प्लस आगे वाले तो 0 0, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 36, तो ये आ जाएगा माइनस का 30। तो ये इस क्वेश्चन को करने का शायद सबसे बेस्ट तरीका था कि C3 की जगह C3 माइनस 100 C1 माइनस C2 रख दो, तो आराम से आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है अच्छे से? बिल्कुल। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल एक ही काम करना है, शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को बताओ। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।